नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और मैं हूं हर्षदा साहब। मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी बात, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से आज फिसलते हुए दिखाई दिए हैं। खासतौर पे निफ्टी बैंक जो काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा था, करीब 150 पॉइंट फिसल चुका है ऊपरी स्तरों से। यूरोप के बाजार भी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के संकेत थोड़े से कमजोरी की ओर है। ब्रिटेन की ओर से एक बड़े ऐलान की उम्मीद है ब्रेक्जिट पर, और इसके पहले ऐसा लगता है कि दुनिया भर के बाजार थोड़ा वेट एंड वॉच मूड में है। थोड़ा सा नर्वसनेस देखी जा रही है। मदद मिली है आज तेल, गैस, मेटल, कमोडिटी स्टॉक्स में जहां पर गिरावट आई है उनकी वजह से ही ये जो पूरा करेक्शन आया है वो डायरेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कमोडिटी से लीडरशिप आई है, हालांकि नीचे की ओर, और बैंक जो मदद कर रहे थे उन्होंने भी चूंकि एक ऊपरी लेवल से करेक्शन देखा है, इसलिए बाजार के लिए टिकना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। वैसे सेक्टर नए मदद करने वाले मिल नहीं पा रहे हैं। डिफेंसिव एफएमसीजी में थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है, लेकिन एक अहम अनाउंसमेंट के पहले हम देख रहे हैं कि पाउंड जो लगातार कमजोर हो रहा था वो थोड़ा सा रिकवर होने लगा है, और इसकी वजह से डॉलर कमजोर हो रहा है। तो डॉलर इंडेक्स 101 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया है, और ये एक मददगार साबित हो सकता है बाजार के लिए। डॉलर इंडेक्स में अगर हम और कमजोरी देखते हैं तो रुपया और निफ्टी दोनों को मदद मिल सकती है निचले स्तरों पे, हालांकि देखना होगा। अब तक की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रही है, आज के दिन 8400 और इसके ऊपर के स्तरों पे कॉल राइटिंग चल रही है। 8300, 8200 के फुट में खरीदारी हो रही है। तो फिलहाल तो एक करेक्शन के मूड में ही मार्केट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले 4 दिनों से हम एक दायरे में बंद हैं, तो ये ट्रेंड फाइनली टूटता है या नहीं, ये देखना होगा हर्षद। जी हाँ, लेकिन इस समय अगर बाजार की चाल देख ले तो समझ में आएगा कितनी वीकनेस बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर निफ्टी देखिए 8440 इनका हाई था, खुद से ही उन लेवल्स पर हम थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ 8385 पर इस समय निफ्टी कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स की भी हालत वैसी ही 27198 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिन के हाई से हम करीब 200 पॉइंट फिसले जरूर हैं। मिड कैप इंडेक्स अब बिकवाली के घेरे में आता हुआ 28 पॉइंट नीचे ये, और बैंक निफ्टी का आज सहारा बिल्कुल नहीं है। ये भी एकदम सपाट और हल्की मुनाफा वसूली के घेरे में करीब 40 अंकों का नुकसान ये इंडेक्स दिखा रहा है। और आज खासतौर पे हमारी नजर कहां होगी कार्यक्रम में, आइए आपको बताते हैं। आखिरी सौदा में उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस ने हाथ मिलाए, तो अब क्या होगा राज्य का राजनीतिक मिजाज, इस पर होगी खास चर्चा। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी जुड़ेंगे हमारे साथ। जुलाई में लागू होगा जीएसटी, तो लॉजिस्टिक शेयरों में तेजी है, इसकी भी रणनीति जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। बीएसई के आईपीओ में निवेश पर राय लेंगे। रेलिगेयर के आशु मदान भी जुड़ेंगे हमारे साथ अपने पिक्स और कॉल देने के लिए। इसके अलावा हर रोज की तरह आपके लिए लेकर आएंगे लॉन्ग और शॉर्ट। अब से कुछ ही देर में 3 बजे आपको बताएंगे निफ्टी पर कॉल, और 3:15 बजे बीटीएसटी या एसटीबीटी। लेकिन स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज हरकत देखने को मिली है। बिकवाली ऊपरी लेवल से हावी है, तो इंडेक्स लूजर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वो दिग्गज स्टॉक्स जहां पर मुनाफा वसूली का जोर है। अदानी पोर्ट 2% नीचे, कोल इंडिया में 2% की गिरावट, पावर ग्रिड, ग्रासिम, आइडिया ये काउंटर्स हैं जहां पर लोगों ने जमकर मुनाफा वसूली की है आज। लेकिन सेक्टोरली अगर स्थिति देखें, जैसे प्रदीप भी कह रहे थे, कमोडिटी काउंटर्स में गिरावट है। वेदांता, कल्याणी स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, टाटा स्टील, स्टील कंपनियों की ढिलाई होती हुई, और वेदांता जैसे शेयर भी आज पिट रहे हैं। लेकिन ऑयल एंड गैस इंडेक्स पर भी अगर आप ध्यान दें तो यहां पर मुनाफा वसूली हावी। रिलायंस टॉप लूजर है आज के ट्रेड में, 3% का नुकसान। केन इंडिया, ओएनजीसी, गेल और एचपीसीएल में भी हमने देखा है इसका असर बनता हुआ, मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। अब बैंक निफ्टी 40 पॉइंट नीचे है, और यहां पर आप देखेंगे जो निजी बैंक है वहां पर ज्यादा क्रैकडाउन। डीसीबी नीचे, एचडीएफसी में बिकवाली का दबाव, एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स भी अब पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप पर नजर डालें तो जहां पर नतीजे आए हैं उन सब कंपनियों में मैस्टेक को छोड़ गिरावट हावी होती हुई दिखाई दी है। तो ये एक वीक विकेट है इस समय का। मिड कैप इंडेक्स में यूनाइटेड स्पिरिट हालांकि 6.5% ऊपर, बीपीएल में खरीदारी, नागार्जुना फर्टिलाइजर, सीएट, एसआरएफ को लेकर काफी बुलिश हो रहे हैं यूबीएस जैसे प्लेयर्स, तो करीब 2% तक की तेजी इसमें बनती हुई दिखाई दी है। आइए चार्ट पे नजर डालते हैं जो इस वक्त कमजोरी की तरफ बढ़ रहे हैं, हालांकि सपोर्ट लेवल के बिल्कुल करीब है। यानी निफ्टी पर अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रेड लेना है तो वो समय शायद नजदीक आ रहा है। आप नजर रखिए इस चार्ट पे, और हम आपको बता रहे हैं कि एक दायरे में लगातार ये चल रहा है। आर्ली चार्ट है, और अब ये पिछले 4 दिनों के लेवल है आपके सामने, यानी गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार, यहां से ये चार्ट शुरू होता है दरअसल।
और इन 4 दिनों में आप देखिए एक सीमित दायरे में लगातार हम घूमते हुए नजर आए हैं और इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई है अब तक। लेकिन इस समय आप इसके लोअर बैंड पे हैं तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट लेवल है 8,375, 8,380 के आसपास के। अगर ये रेंज टूटती है, 2 दिन पहले के जो हमने लोज बनाए हैं वो टूटते हैं तो यहां पर एक गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। इसलिए काफी डिसाइसिव मूड में है और आज ऊपरी स्तरों से जिस तरह से मार्केट हल्के हुए, अगर आप ऑसिलेटर्स पे नजर डालें तो कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन ऑलरेडी आ गया है कि आज हमने जो ऊपर जाने की कोशिश की उसमें कोई खास स्ट्रेंथ थी नहीं, लेकिन कंफर्मेशन बाकी है। अगर ये लेवल टूटते हैं, अगले 5 से 10 पॉइंट निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर निफ्टी यहां से 10 पॉइंट टूटा तो फिर रुकेगा नहीं, एक अच्छी गिरावट और बनती हुई नजर आ सकती है। और इस गिरावट के पीछे दरअसल अगर आप देखें तो सबसे अहम भूमिका रही है निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक रिलेटिवली स्ट्रांग था, लेकिन आज आप देखिए ये फिर से अर्ली चार्ट आप पिछले 4 दिनों के देख रहे हैं। कल एक सरप्राइजिंग ब्रेकआउट दिखा, आज सुबह हमने अच्छी खासी तेजी के साथ शुरुआत की, 19,200 के करीब पहुंचे जो इंपॉर्टेंट लेवल भी था। इनफैक्ट आज का निफ्टी बैंक का जो हमने रेंज सुबह तय की थी वो ऊपर 19,200 और नीचे में लगता था कि करीब 18,900 के आसपास की रेंज है। तो अब उस रेंज में आप देखिए बिल्कुल ऊपरी स्तरों से टॉप बनाकर नीचे आए हैं और यहां पर भी अभी डिसाइसिव ब्रेकडाउन हालांकि देखने को नहीं मिला है, लेकिन आज हमने ये जो लेवल देखे हैं ऊपर वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये वीकली चार्ट है और इस पर आप ये रिट्रेसमेंट के पॉइंट्स देख पा रहे हैं। करीब 19,100 के आसपास आने पर निफ्टी बैंक के लिए एक इंपॉर्टेंट करीब 50% का रिट्रेसमेंट बनता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टारगेट है निफ्टी बैंक के लिए जिसके ऊपर निकलना फिलहाल इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल बना हुआ है। अब ये लेवल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना निफ्टी के लिए करीब 8,430 का लेवल है। तो आप देखिए निफ्टी 8,430 के ऊपर जाके अटक रहा है, ठीक उसी तरह से निफ्टी बैंक भी चूंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट फिबोनाची नंबर पे पहुंचा तो वहां पर ही अटकता हुआ नजर आया है आज के दिन। और दोनों ही इंडेक्स इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को छूने के बाद अब नीचे आ रहे हैं, हल्के हो रहे हैं। तो इंट्राडे के हिसाब से एक करेक्शन शुरू हुआ है। अगर ये आगे बढ़ता है तो आपको एक सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिल सकता है बाजार में। ब्रॉड मार्केट अगर आज आप देखें तो गुरुवार और शुक्रवार के करेक्शन के बाद कल हमने खरीदारी आते हुए देखी थी, आज फिर से ये स्विंग हुआ है। सुबह करीब 65 पे था फियर एंड ग्रीड मीटर, 12 पॉइंट का स्विंग आ चुका है। चाहे आप कल की क्लोजिंग से देखें या आज सुबह के अब तक के लेवल पर देखें तो यहां भी हम देख रहे हैं ब्रॉड मार्केट में अच्छी खासी मुनाफा वसूली के संकेत। मुनाफा वसूली तो हावी है, ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? हमारे साथ गौरव बिस्सा बने हुए हैं। गौरव, स्टॉक्स जो इस समय एक्टिव है और वायदे बाजार की पोजीशंस जहां पर हमने देखा है ज्यादा हरकत दिखा रही है, उस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। स्पेशली ऑयल एंड गैस पैक आरआईएल पिटा है, केन ओएनजीसी में भी मुनाफा वसूली हावी है। क्या सलाह होगी आपकी? शॉर्ट करना चाहिए इस पैक को? रिलायंस को मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। किसी ने अगर लॉन्ग किया है तो आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है 1050 का है, इसके ऊपर अगर आएगा तब भी थोड़ी बहुत बाइंग होगी, अदरवाइज प्रेशर में रहेगा। 1025 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मैं नहीं कहूंगा सेल कीजिए। ओएनजीसी में आप कर सकते हैं, 2 रुपये 3 रुपये का स्टॉप लॉस आ लीजिए, 196 का स्टॉप लॉस होगा। नीचे हमको 180 189 के स्टॉप लॉस देखने मिल सकते हैं। और कैन में मैं कहूंगा कि आप पुट के जरिए काम कीजिए। सपोर्ट्स के रेजिस्टेंस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 267 268 का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो वो एक प्रेशर को देखने मिल सकता है 255 से 258 के बीच में। तो पुट के जरिए काम कीजिए, 260 का पुट वो बेहतर होगा। ओके, तो पुट में पोजीशन लें केन में खासकर, तो वो एक बेटर ट्रेड इस समय होता हुआ। केवल्स काफी वॉलेटाइल है, नेगेटिव टेरिटरी में गया, फिर उसमें रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। वायदे बाजार में आपको बता दूं 1% का नुकसान, ओपन इंटरेस्ट 14% का बढ़ गया है। इधर आपकी क्या सलाह होगी? आप यहाँ पे मैं शॉर्ट करने की सलाह दूंगा 375 स्पॉट के नीचे ही। इसमें अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बने थे, प्राइस एक्शन हो चुका है, अब आपको अनवाइंडिंग दिख रही है, तो थोड़ा आप वेट कीजिए। इसको अगर बाय करना है तो 382 के ऊपर बाय कीजिए, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 378 378 हाफ का होगा। ऊपर आपको 390 तक के लेवल दिखा सकता है। लुक एट रिस्क रिवॉर्ड। सिमिलरली 375 के जिसको बेचेंगे आप तो 378 का स्टॉप लॉस होगा और 10 रुपए का आपको ईजी एक स्मूथ मूव देखने मिल सकता है नीचे में। HCL टेक पर आपकी क्या सलाह है? 843 पर है, 1% ऊपर, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी करीब 20% बढ़ा है। यहाँ पे 850 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मैं भी देख रहा था यहाँ पे क्लाइंट्स वगैरह देने के लिए, लेकिन मैं 850 क्रॉस अगर हो जाएगा
उसके बाद में मैं एक बाई दूंगा, फ्रेश रिकमेंडेशन बाई की मैं दूंगा आपको 865 तक मिल सकता है, और 865 के ऊपर एक और अच्छा ब्रेकआउट आपको 885 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो मोमेंटम आपका स्ट्रांग हुआ 850 के ऊपर, तो मैं उसी लेवल से बाय करूंगा। यूपीएल में आपकी क्या सलाह होगी? यूपीएल काफी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा रिस्की होगा, अगर आपको इवन 1% नीचे अगर मिलता है 727 728 के करीब मिलता है तो आप 715 710 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 760 का एक इजी टारगेट देखने मिल रहा है जो 3 से 4 दिनों में आपको मिल सकता है। कावेरी सीड में हमने देखा आज एक उछाल आता हुआ दिखाई दिया है और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर में कुछ एक्टिविटी अब बढ़ रही है, क्या सलाह होगी? क्या शॉर्ट कवर हो रहे हैं इधर? शॉर्ट्स कवर नहीं हो रहे हैं, इसमें लॉन्ग्स बने हैं और आज मुझे थोड़े अग्रेसिव लॉन्ग्स बनते हुए देखे जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसमें आप 1% का स्टॉप लॉस लगाइए, मुझे लगता है इसी सीरीज में आपको ये 490 तक देखने मिल सकता है। ओके, तो कावेरी में कुछ पोजीशंस तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही हैं, उसका फायदा उठाया जाए। तेजी की पोजीशन की बात कर रहे हैं तो फैक्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे 17% ऊपर। मद्रास फर्टिलाइजर में 13% तक की बढ़त देखने को मिली है। देखिए, कल तक दीपक फर्टिलाइजर, आरसीएफ जैसे काउंटर्स भाग रहे थे, लेकिन आज वो बेटन पास ऑन हुआ है फैक्ट मद्रास फर्टिलाइजर जैसी कंपनियों पर। इस पर आगे नजरें बनी रहेंगी हमारी। आपको बताएंगे कि क्या ट्रेड करना चाहिए, क्या ट्रेड हो इन स्टॉक्स में जो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। फिलहाल गौरव से लेंगे इजाजत। गौरव, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। 8,387 यही लेवल है निफ्टी का इस समय। 25 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और 80 पॉइंट नीचे सेंसेक्स इस समय। ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ और जानकार जुड़ेंगे। बात करेंगे दलजीत सिंह कोहली और रजत बोस से, और साथ ही आज का एक अहम मुद्दा जो महागठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच, इसका क्या असर होगा, क्या समीकरण बैठते हैं यूपी इलेक्शन के, इस सब पर बात होगी आगे। स्वागत है आपका एक बार फिर आखिरी सौदा में। हमारे साथ इंडियन निवेश सिक्योरिटीज के दलजीत सिंह कोहली, रजत के बोस.com के जुड़े हुए हैं, और आशु मदान भी हमारे साथ अब यहाँ पर जुड़ रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखें मार्केट निचले स्तरों पे जो हम बात कर रहे थे वहां से सपोर्ट लेकर कुछ हद तक संभलने की कोशिश कर रहा है इस वक्त, और 8390 के करीब निफ्टी पहुंचता हुआ नजर आएगा। मार्केट ब्रेथ हालांकि थोड़ी और कमजोर हो गई है। अब हम 3.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं वॉल्यूम के लिहाज से, तो मार्केट में थकावट के संकेत जरूर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां से मार्केट टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खास तौर पे जिन स्टॉक्स पे हमारी नजर है उन पर अपने एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। रजत, यूपीएल एक स्टॉक जिस पर आप अगर नजर डालें इस वक्त, तो इसने नया हाई बना लिया है। आज 3 गुना वॉल्यूम देखने को मिला है और करीब करीब 15% का एक अपस्विंग हमने देखा है। अगर आप पिछले 8 से 10 सेशन के मूव पे नजर डालें, क्या कहते हैं? देखिए, यूपीएल आज तो 52 वीक हाई बना दिया है। अभी फिलहाल ये अगर 732 के ऊपर रहेगा तो ऊपर में 739 से लेके 745 तक वो उम्मीद कर सकते हैं, बट इस लेवल पे किस तरीके से सस्टेन करता है वो काफी अहम मुद्दा होगा। बट पॉजिटिव न्यूज के पीछे जो बाइंग हुआ है, लगता है ये सस्टेनेबल हो जाएगा और ये ब्रेकआउट इसमें इट विल बी अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट एक्चुअली। तो इस लेवल पे अगर आपने ले रखे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 720 के नीचे होना चाहिए। इनफैक्ट ये पूरा पैक है जहां पर हमने देखा है कृषि से जुड़े हुई कंपनियों में एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। कावेरी सीड है, रैलिस इंडिया जैसे काउंटर्स भी अब हरकत में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि चुनिंदा फर्टिलाइजर कंपनियों में काफी एक्शन है। कोहली साहब, ये क्या प्री बजट एक्शन ही है या फिर आपने कुछ और पढ़ा है कावेरी सीड के मूव में आज? गुड आफ्टरनून हर्षदा। कावेरी सीड पर्टिकुलरली हम लोग कवर नहीं करते, लेकिन एग्री रिलेटेड थीम जो है वो आई थिंक अभी फोकस में है, और एग्रो केमिकल्स स्पेशली हमारा जो थीम है फॉर 2017 उसमें हमने एक ये थीम डाला था कि एग्रो केमिकल्स हमें लगता है कि एक स्ट्रक्चरली एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव उसमें बन रहा है। और जिस तरीके से हम आज से कुछ 10 साल पहले या 12-15 साल पहले फार्मा को देखते थे, मुझे लगता है कि अगले आने 10-15 साल जो है वो एग्रो केमिकल के होने वाले हैं।
तो उसमें एग्रोकेमिकल्स में हमारे यहाँ जो कंपनियां अभी तक बहुत छोटी छोटी कंपनियां थी जिनके साइज बहुत इनसिग्निफिकेंट से थे वो अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं। प्रोडक्ट में डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तो वो कंपनियों में काफ़ी बड़ा मूव आ सकता है। जो अभी फिलहाल 3-4 कंपनियां एग्रोकेमिकल में हमें जो पसंद है उसमें यूपीएल टॉप पे है ही, वहाँ पे हमारा बाई रेटिंग था और टारगेट था कुछ 700 समथिंग का, वो ऑलरेडी हो गया है। तो अब हम रिजल्ट के बाद उसको टारगेट को रिवाइज करेंगे। रैलिस इंडिया है, एस्टेक लाइफ साइंसेज है, तो ये 3-4 कंपनियां जो हैं वो पसंद है। सीड की कंपनियां भी आप देख सकते हैं, लेकिन सीड का थोड़ा सीजनल बिजनेस होता है, हम लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एग्रोकेमिकल्स पे। कोरोमंडल इंटरनेशनल इनफैक्ट अभी हमने रिसेंटली लास्ट मंथ ही उसको इनिशिएट किया था, तो वहां पे भी हमें लगता है कि फर्टिलाइजर बिजनेस तो जितना भी करेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं बेटर जो है वो उनका एग्रोकेमिकल बिजनेस करेगा। ओके, लेकिन इस वक्त एक और महत्वपूर्ण खबर जो आज के दिन आई है, बाजार की नजर उस पर जरूर है राजनीतिक नजरिए से, क्योंकि यूपी का चुनाव सबसे ज्यादा अहम है और वहां पर ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी, जो कि अब पूरी तरह से अखिलेश यादव के कब्जे में आ गई है, चुनाव चिन्ह समेत, और कांग्रेस के बीच गठबंधन करीब करीब पक्का दिखाई देता है। हमारे साथ हमारे सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी अब जुड़ रहे हैं। आलोक जी, कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? क्या ये बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? बड़ा गेम चेंजर तो हो सकता है प्रदीप, और इसकी संभावना दिख ही रही थी कि ऐसा होगा। कल भी जब हमने बात की है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों से, तो उनकी बातचीत का अंदाज ये बता रहा था कि कांग्रेस के लोग तो लगभग तैयार थे इस बात के लिए, और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं यूपी पर नजर रखने वाले, वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच विवाद की वजह भी यही थी कि अखिलेश काफी समय से चाहते थे कि कांग्रेस के साथ एक अलायंस किया जाए, क्योंकि ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इनके वोट, कांग्रेस पार्टी को बहुत खराब सीटें मिली हैं लोकसभा चुनाव में। जिस वक्त इस देश में नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी, उस वक्त भी यूपी में उनको 7.5% वोट शेयर मिला है, और उस वक्त समाजवादी पार्टी 22% से थोड़ा ऊपर का वोट शेयर लेके आई थी। तो जब बीजेपी अपने उरूज पर थी, उनकी मोदी की पॉपुलैरिटी अपने पीक पर थी, उस वक्त यूपी में उन्होंने 42% से ऊपर वोट लिया है बीजेपी ने। मुझे ऐसा 42% से ऊपर का वोट शेयर कभी याद नहीं आता है कि मैंने किसी को मिलता हुआ देखा है। लेकिन उस समय भी अगर कांग्रेस 7.5%, समाजवादी पार्टी 22-22.5% वोट उठा सकती थी। तो उससे पहले का चुनाव जब आप देखें 2012 में, तो समाजवादी पार्टी 29% पर और कांग्रेस 11.5% पर थी। इन दोनों को अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन अपने आप बन जाता है। ये बात ध्यान रखते हुए कि अब भारतीय जनता पार्टी उस लहर पर सवार नहीं है। अब ये लोग करीब करीब इवन ग्राउंड्स पर हैं। एक तरह से आप वहां बात देखें तो लोग कह रहे हैं कि 3 पार्टियों के बीच में मुकाबला है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी। जैसा आपने कहा, अब समाजवादी पार्टी में शायद इस बात को लेकर कोई संशय पब्लिक में नहीं है कि समाजवादी पार्टी कौन है। समाजवादी पार्टी मतलब अखिलेश यादव, झंडा, निशान और पार्टी के सारे कार्यकर्ता, लगभग सारे कार्यकर्ता उनके साथ हैं। इतने ज्यादा कि जब मुलायम सिंह यादव ने जवाबी दावा पेश किया इलेक्शन कमीशन में, तो उसके साथ उन्हें जो हलफनामा लगाना था वो नहीं पेश कर पाए, क्योंकि हलफनामे में विधायकों के दस्तखत होते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम लिए गए हैं। तो जवाबी हलफनामा अगर कोई उन्हीं लोगों से लिखवा देते तो उनके खिलाफ मुकदमे चल जाते। तो इसलिए गेम चेंजर तो दिख रहा है, बड़ा गेम चेंजर दिख रहा है। अब लेकिन इसमें अब बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि बीजेपी ये चुनाव जीतना चाहता है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्ले है। क्या अब बारी इस पर आएगी कि आप सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर इलेक्शन ना लड़े, अब इनको एक चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि सामने अखिलेश यादव है और कांग्रेस ने भी कह दिया है कि शीला दीक्षित ने अपना नाम वापस ले लिया। 2 बड़े चेहरे साफ साफ दिख रहे हैं अब वहां, एक अखिलेश यादव, एक बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी। इसके सामने बीजेपी के पास मेरी समझ से जो भी चेहरा है, वो चेहरा तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं है। अगर वो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के भी नाम लिए जा रहे हैं उनमें से किसी एक चेहरे को आगे कर देती है, तो मुझे आशंका है कि उन्हें फायदा होने के बजाय नुकसान ज्यादा होगा। तो वो जिस तरह की पोजीशन मेंटेन करते चले आ रहे हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि चुनाव तो चुने हुए जनप्रतिनिधि करते हैं, मुख्यमंत्री तो पहले से तय नहीं होता है, जो विधायक चुने जाएंगे वो अपना नेता चुनेंगे, हम चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं।
इसलिए, और ऐसा कोई चेहरा दिख नहीं रहा है अभी। बहुत पिछले 2 दिनों में ऐसी दबी छुपी चर्चा सामने आने लगी है कि शायद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन ये जो लोग भी लाए हैं, मुझे कम से कम व्यक्तिगत रूप से ये बहुत दूर की कौड़ी लग रही है। ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी ऐसा जोखिम उठाएगी कि अमित शाह जैसे अपने बड़े नेता को, एक स्टार प्रचारक को, वो उत्तर प्रदेश में मैदान में इस अंदाज में उतार दे कि अगर उत्तर प्रदेश कल को उनके हाथ से निकल जाए तो उसका खामियाजा अमित शाह के नाम पर अमित शाह को भुगतना पड़े। ओके, तो आप कह रहे हैं कि दुधारी तलवार हो सकती है अगर ये दांव खेला गया तो। आपने जिस तरह से अभी वोट शेयर बताए, तो हम ये मान रहे हैं कि ये वोट जो है वो फंजिबल है, ट्रांसफरेबल है। जो अलायंस बनेगा, जहां कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा होगा, सपा के सारे वोटर्स उसी को वोट देंगे। लेकिन जो अभी तक बीजेपी वाले अपना चुनावी गणित बता रहे थे, तो वो ये कहते थे कि एसपी यानी यादव और मुसलमान वो 30% के करीब होता है। अगर आप बीएसपी देखें तो उनका भी वही है, एससी खासतौर पे जाटव और मुसलमान वही 25-30% होता है। लेकिन हमारे साथ नॉन जाटव एससी हैं, हमारे साथ नॉन यादव ओबीसी हैं और सवर्ण तो हैं। तो हम 50% से ज्यादा का टारगेट मार्केट जो ऐसे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि हम उसके अंदर से वोट खींच रहे हैं और बाकी लोग तो छोटे छोटे ब्लॉक में से वोट खींच रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये गणित बीजेपी का वाकई फेल होगा इस अलायंस की वजह से? अब बीजेपी जो गणित जोड़ रही है उसमें मुझे फ्लॉ ये दिख रहा है। देखिए, सबसे बड़ा अब तक का 50% वो कह रहे हैं, 42.63% 2014 का उनका वोट परसेंटेज है। इस वोट परसेंटेज में बीजेपी के अपने समर्पित समर्थक, उसके अलावा समाजवादी पार्टी के समर्थक यादव, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक दलित, ये सब उसमें शामिल थे। इसके अलावा वो लोग जो किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं है, जिन्हें इस देश में बदलाव चाहिए था, जिन्हें नरेंद्र मोदी में एक बड़ी उम्मीद दिख रही थी। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में और पिछले आज से 5 साल पहले भी 2014 में भी अखिलेश यादव की जो जीत हुई है, हालांकि वोट 29.13% ही था, लेकिन 224 सीटें उन्हें मिली थी। उसमें आप कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव के यादव और मुसलमान वोटर जो वर्षों से उन्होंने 30-40 साल मेहनत करके अपनी जमीन बनाई है वो थे। लेकिन अखिलेश यादव का एक बहुत बड़ा जादू उस चुनाव में चला था कि एक नौजवान नेता हैं, क्राइम के खिलाफ हैं, क्योंकि उस वक्त आपको याद हो डीपी यादव को उन्होंने पार्टी में घुसने से रोका था। और ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था उस चुनाव का कि ये आदमी इस पार्टी में गुंडे बदमाशों को नहीं देखना चाहता है। आज अगर आप अखिलेश की तरफ से देखेंगे तो एक चीज बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने कर ली है कि कुर्सी पर बैठा हुआ इनकम्बेंट मुख्यमंत्री एक रिबेल या विद्रोही की तरह नजर आ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी का जितना नुकसान उनको हो सकता था, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के आपसी झगड़े में उन्होंने वो एंटी इनकम्बेंसी का सारा ठिकरा अपने चाचा के सिर पर फोड़ दिया है कि जितनी कुछ गड़बड़ियां हुई हैं मेरे 4.5 साल के कार्यकाल में, वो इन लोगों की वजह से हुई हैं। मैं तो इससे अलग हूं। अब लोग ये मान रहे हैं कि इस बेचारे को इन लोगों ने काम नहीं करने दिया। अब जाके इसने बहुत दिन बाद हिम्मत की, लेकिन हिम्मत की है, अलग हो गया है, इस बार इसे मौका मिलेगा तो ये बहुत साफ सुथरा अच्छा काम करके दिखाएगा। और आप अगर पिछले कई चुनाव देख लें तो लोग डेवलपमेंट के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए वोट दे रहे हैं। इसमें जाति और धर्म के समीकरण काम नहीं करेंगे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जाति धर्मों के समीकरण के अलावा ऊपर से एक लेयर चाहिए होती है जो आपको एक एडिशनल थ्रस्ट देती है। वो लेयर जिसमें उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो कुछ समय पहले तक लगभग यूनानिमस थी कि मायावती की सरकार आती है तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहता है, हमको इधर ही वोट देना है। परिवार में पुरुष किधर भी थे, महिलाएं मायावती के साथ थीं। अब वो महिलाएं जो मायावती की समर्थक थीं, उनका बड़ा हिस्सा अभी अखिलेश की तरफ, नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा अखिलेश की तरफ। मुलायम सिंह यादव के जो पुराने साथी थे समाजवादी पार्टी में और उससे पहले के आंदोलनों या पार्टियों में उनके साथ रहे हुए बुजुर्ग लोग, उनमें से 2-3 लोगों को छोड़ के सब अखिलेश के बगल में खड़े दिख रहे हैं। पार्टी के अंदर जितना प्रचंड बहुमत उन्होंने दिखाया है, तो पार्टी के अंदर जो नेता हैं, क्या इनकी अपनी कोई जमीन नहीं है, क्या इनके साथ कोई लोग नहीं है, ये सोचना जरा मुझे लगता है खामख्याली होगी। और अब जब कांग्रेस साथ आ रही है, कांग्रेस के पास जो कुछ भी है उसमें
और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में साथ में लोकदल और बिहार की जो पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड और लालू प्रसाद यादव की पार्टी, ये भी एक महागठबंधन की चर्चा चल रही है। थोड़ा थोड़ा भी जोड़ेंगे तो जहां हैं वहां से कुछ आगे बढ़ेंगे। और जो बीजेपी का मैंने आपको बताया कि जो यादव, दलित और बाकी फेंस सिटर्स उनके साथ हो गए थे, जरूरी नहीं है कि वो सब वहां उनके साथ रहें। अब मोदी सरकार को 2.5 साल की इनकम्बेंसी का हिसाब भी देना है और अखिलेश अपनी एंटी इनकम्बेंसी काफी हद तक निपटा चुके हैं। ऐसे में बीजेपी का जो गणित आपने जोड़ के बताया कि वो 50% से ऊपर हो रहा है, मुझे उस गणित में थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। तो बिहार की कहानी यूपी में दोहराने की कोशिश जारी है, हम कह सकते हैं विपक्ष की ओर। हाँ, बिहार की तरह ये उतना मजबूत और पोटेंट गठबंधन नहीं है, क्योंकि वहां दोनों के पास बहुत बड़े बड़े वोट बैंक थे। और लेकिन जैसी नीतीश की छवि थी, अखिलेश की छवि आज की तारीख में उससे कमजोर है, ये भी नहीं माना जा सकता है। अखिलेश ने जो काम करके दिखाया और बहुत चुपचाप करके दिखाया है, जैसे एक प्रोजेक्ट, जो बड़ा प्रोजेक्ट नाम लेने लायक है, आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे, उतनी बड़ी सड़क बिना किसी लड़ाई झगड़े के बन गई, उसमें जमीन एक्वायर हुई है, उस सड़क पर काम हुआ है और वहां पे फाइटर जेट उतार के दिखाया गया है कि उस सड़क की क्वालिटी क्या है। तो काम हुआ है। लखनऊ की मेट्रो कहते हैं भारत की सबसे तेज रफ्तार से बनी हुई मेट्रो है। तो प्रोजेक्ट कमिश्निंग हो रही है। और अखिलेश यादव के पास जो जाने वाले लोग हैं, मेरे कुछ जानने वाले पत्रकार उनसे मिलके आए, मैंने वो एक जिले का आप नाम लीजिए, वो आपको बताते हैं कि उस जिले में कहां कहां क्या क्या काम हुआ है। डेवलपमेंट पर वो बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, उन्होंने पर्सनल एजेंडा बना के काम किया है। अपने साथ नौजवानों की एक टीम लगाई हुई है जो कैंपेन ही नहीं गवर्नेंस को भी मैनेज करती है। तो चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, अभी बहुत जल्दी है कहना, क्योंकि अभी आज पर्चे भरे जा रहे हैं। अभी ये पता नहीं है कि उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के आधार स्तंभ हैं, वो अब चुपचाप बैठ जाएंगे, क्या वो 2 दिन के बाद, जैसे पीछे उन्होंने कई बार पलटी खाई है, फिर पलटी खाकर अखिलेश को आशीर्वाद दे देंगे, या वो एक्टिव होकर अखिलेश और उसके समर्थकों के खिलाफ चुनाव प्रचार में उतरेंगे। तो वहां उस पार्टी को नजदीक से देखने वालों का कहना है कि अगर मुलायम सिंह अखिलेश के खिलाफ सक्रिय रूप से प्रचार करेंगे तो शायद अखिलेश को मुश्किल होगी, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव की एक अपनी जमीन भी है, एक अपना आधार भी है, और वो लोगों को कन्विंस करने में, साथ मिलाने में भी काफी उनका हुनर है। उन्होंने अपने बहुत राजनीतिक दुश्मनों को भी साथ मिलाया है, उनके इतिहास में देखा गया है। अखिलेश अभी उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं कर पाए हैं। अखिलेश अभी एक सीधी लाइन में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसमें अभी उन्हें कोई मोड़ देखने को नहीं मिले हैं। मुलायम सिंह यादव ने काफी ऊंच नीच देखी है, काफी घुमावदार रास्तों से उन्होंने सफर किया है। इसलिए इन दोनों के बीच में अगर सीधी टक्कर होगी तो अखिलेश के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। इसके बावजूद अखिलेश एक बहुत बड़े नेता बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी में जो कुछ था, लोगों को अखिलेश में मुलायम सिंह दिखाई पड़ते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मुलायम सिंह में मुलायम सिंह नजर नहीं आ रहे हैं। ओके, शुक्रिया आपका आलोचना। तो फिलहाल बाजार की ओर वापस लौटते हैं। 83,948 400 की तरफ फिर से बढ़ने की कोशिश। तो हमने एक बार फिर 8380 का जो सपोर्ट लेवल था उसको संभालने में कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन देखना होगा निफ्टी बैंक 19,100 के ऊपर क्या बंद हो पाता है, जो अभी 3-4 पॉइंट के नुकसान के साथ ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी जैसे कि हमने आपको बताया था 8,430 के ऊपर। तो ये लेवल्स हैं जो आखिरी आधे घंटे के दौरान इन पर नजरें बनी रहेंगी हमारी। और निफ्टी पर हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। और 3 बज चुके हैं। हर रोज की तरह 3 बजे हम आपको बताते हैं कि आपको निफ्टी पे क्या करना चाहिए। इस वक्त निफ्टी 8,393 के लेवल पर है। आइए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की राय क्या निकल कर आ रही है इस पर। सबसे पहले हमारे साथ मेघना मलकान, malkansview.com की इनकी कॉल है। बाई कॉल दे रही हैं। 8,490 के टारगेट, 8,340 पर एक स्टॉप लॉस लगाने की राय है 5 से 6 दिनों के लिए मेघना की ओर से। वैशाली पारिक हमारी अगली एक्सपर्ट, और इन्होंने 8,430 के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी है। 8,360 पर स्टॉप लॉस 1 से 2 दिनों के लिए ये कॉल भी आई है। रजत के बोस.com के रजत बोस हमारे साथ हैं। रजत, आपकी कॉल।
रजत को शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। स्पीच powermywealth.com के CEO संदीप वागले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या है आपकी कॉल? आफ्टरनून प्रदीप, मैं लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। 8350 का स्टॉप लॉस होगा और 8480 का टारगेट होगा। 1 से 2 दिन का व्यू है। तेजी की कॉल है यहाँ पर संदीप की ओर से भी। रजत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, अभी भी उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको उनकी कॉल बता देते हैं। आइए, रजत ने निफ्टी पर इस वक्त मंदी की कॉल दी है। 8363 और 8340 के टारगेट सामने रखे हैं। 8425 पे एक स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। तो यह है रजत बोस की कॉल निफ्टी पे फिलहाल। 3 लॉन्ग और 1 शॉर्ट, ये इस वक्त के इक्वेशंस हमारे सामने आते हुए। आशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशु, आपसे जानना चाहेंगे इस समय आज जो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए PSU ETF खुला है, कल से रिटेल को भी निवेश का मौका है। अब देखिए 5% का डिस्काउंट तो है, लेकिन अलॉटमेंट होने तक थोड़ी वॉलेटिलिटी है, शायद वो कम से कम मैनेज हो जाएगी इस 5% में। पर पिछली बार एक और जो बेनिफिट था, लॉयल्टी बोनस था, वो इस बार नहीं है। क्या राय दे रहे हैं आप? आई थिंक जो इन्वेस्टर के लिए है वो ये लॉन्ग टर्म है। आई थिंक जो हम एक इमीडिएट गेन्स चाहते हैं, जिस तरह की कोई न्यू लिस्टिंग या न्यू किसी भी एंट्री किसी चीज में लेते हैं, तो एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है कि शायद हमारे को इमीडिएट गेन्स मिलेंगे। सो आई थिंक वन हैज टू रियलाइज कि दिस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म पे इस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं निकालना चाहिए। एंड इफ समबडी इज कन्विंस्ड अबाउट द मार्केट, देन दिस इज अ गुड टूल फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म। अभी इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा गेन एक्सपेक्टेड है आउट ऑफ दिस। ओके, तो शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न्स ना बने, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक अच्छा मौका होगा। CPSE का वो ETF कल रिटेल निवेशक यहाँ पर पैसे लगा पाएंगे, निवेश कर पाएंगे। क्योंकि हम PSUs की बात कर रहे हैं, एक स्टॉक रेडार पर है NTPC। 3% की तेजी इसमें आती हुई दिखाई दी। एक अच्छा मूव इसमें देखने को मिला है। पावर कंपनियों में हमने देखा है समय समय पर काफी खरीदारी हुई है। REC, PFC जैसे स्टॉक्स बीते हफ्ते भी एक्टिव थे। पावर ग्रिड में कुछ खरीदारी हो रही थी। इस स्पेस पर और खासकर NTPC जैसे खिलाड़ी पर कोहली साहब, आपकी क्या राय बन रही है इस समय? जी, हमारा इस पर पॉजिटिव व्यू है स्पेस पर, और NTPC पर बाय रेटिंग है। क्योंकि NTPC के जो अभी इस बार नंबर आएंगे वो भी हमें उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर आने चाहिए, बिकॉज इनका रेगुलेटेड इक्विटी जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। और उसकी वजह से अब अगले 3 साल में जो पिछला इनका रेगुलेटेड इक्विटी है उसका 60% एडिशनल आने वाला है, क्योंकि पिछले 4-5 साल में स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया और कंपनी ने इस बीच में काफ़ी बड़ी करीब 2-2.5 हज़ार मेगावाट ऐड किया है। तो वो जो इनके बुक्स में दिखेगा अब हमें अगले 2-3 साल के नंबर्स में। इसलिए NTPC का स्टॉक जो है वो हमें लगता है कि अभी भी वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव है। आई थिंक आज के प्राइस में भी अराउंड 1.5 टाइम्स बुक वैल्यू होगा FY18 के, और अच्छे टाइम में ये 2.5 तक भी चला जाता है। अगर हम कंजर्वेटिव भी बात करें तो 195-200 का प्राइस तो इसमें देख सकते हैं 1-1.5 साल के व्यू से। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है NTPC। आशु, अगर आप देखें लॉजिस्टिक्स शेयरों में कल और आज जिस तरह से तेजी हुई है, ऐसा लगता है कि लोग GST के हिसाब से पोर्टफोलियो बना रहे हैं। क्या आप भी इस तैयारी में अब होंगे कि 1 जुलाई से GST लागू हो जाएगा, पूरी उम्मीद है, और एक GST का पोर्टफोलियो बनाएं? क्या चुनेंगे आप? आई थिंक प्रदीप, पिछले 6 से 8 महीने में कई बार ये पोर्टफोलियो बना है, कई बार ये बिगड़ा है। सो आई थिंक नेट ऑन नेट मुझे लगता है कि अब एक ऐसा टाइम आ गया कि अगर व्यू लेना है तो शायद बहुत लंबा व्यू लेके लेना चाहिए। अदरवाइज नेट ऑन नेट वो स्पाइक, जब भी GST की न्यूज आई है स्पाइक आया है बीच में, और अभी भी अपने जो हाईज बने थे इनके, जो एक पीक अचीव किया था मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स ने, उससे ये नीचे चलते हैं, काफी नीचे हैं। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये बार बार इस न्यूज पे, आई थिंक वो धीरे धीरे डाइल्यूशन होती जा रही है। सो इफ समबडी हैज टू टेक ए व्यू, इट हैज टू बी ए व्यू कि GST 1 जुलाई को आए, सितंबर में आए या अगले साल आए, उसके बाद। आई थिंक उससे पहले कई बार ऊपर नीचे होने के बाद नेट ऑन नेट आई डोंट थिंक सो कि जो एक वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए थी ऐसी न्यूज से चलते लॉजिस्टिक स्टॉक्स में, वो अवेलेबल हुई है। सो दिस इज अ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि आई थिंक एक बार ये सब या 2 बार हो जाने के बाद एवरीबडी बिकम सेनर आफ्टर द इंसिडेंट। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत रश होना चाहिए लॉजिस्टिक स्टॉक्स में बेसिस GST इमीडिएटली इन्वेस्ट करने के लिए।
ओके, तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बेसिकली इन स्टॉक्स में निवेश करने के लिए, लेकिन आज हमने देखा है काफी मोमेंटम इन स्टॉक्स में जरूर दिखाई दिया है। कुछ एक दो और स्टॉक्स हैं जिनमें हम देख रहे हैं काफी एक्शन। यूनाइटेड स्पिरिट 7% का उछाल दिखाता हुआ, SRF में हमने देखा है एक ट्रिगर जरूर रहा है कि UBS ने रिपोर्ट निकाली, 1900 का टारगेट दिया, दोनों में आउट परफॉर्मेंस देखी जा रही है। क्या सलाह होगी रजत इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी? देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स मुझको लगता है कि 2090 से लेके 2120 ये रेंज पार करके निकल जाएगा, तो ऊपर में 2145 से लेके 2160 तक की वहां तक भी जा सकता है। एटलीस्ट इसमें मोमेंटम तो है। खुलासा ये कर देना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरी पोर्टफोलियो में है। और जहां तक SRF का सवाल है, उसमें भी एक फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है। अभी इसमें आज के दिन जो हाई बनाया था 1705, उसी के ऊपर में अगर सस्टेन कर जाए तो ये 1750 से 1770 तक भी ऊपर की तरफ जा सकता है। ये भी एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में कोई खतरा अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए कोई भी डिप में बाई करना चाहिए। ये फिलहाल आज की अपॉर्चुनिटीज। लेकिन हम जब CPSE ETF की बात कर रहे थे, BSE का इशू भी खुलने वाला है। इस पर आशु मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। एक तो BSE ने ट्रम्प किया है NSE को, NSE का हमने इशू डिले होते हुए देखा है, उसको लेकर काफी एक्साइटमेंट था क्योंकि कई वेस्टेड प्लेयर्स थे, IFCI, दूसरी पार्टीज। लेकिन BSE 805 से 806 का प्राइस बैंड, अगले हफ्ते ये इशू खुलेगा मेरे ख्याल में 23 जनवरी को। 23 जनवरी से 25 जनवरी तक ये खुला रहेगा, और इरादा यही है एट द मोस्ट कि 1300 करोड़ रुपए कंपनी रेस करेगी या फिर एक्सचेंज रेस करेगा इस इशू के जरिए। अब BSE से तो सब लोग वाकिफ है, लेकिन इसमें निवेश करने की सलाह होगी या नहीं आपकी? हर्षिता, आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज ऑन वन हैंड इट्स ए हाउस होल्ड BSE जो हम लोग जुड़े हुए हैं, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर कब आने वाले टाइम में अगले कुछ सालों में अगर बड़ा पैसा बनेगा तो आई थिंक वो नए सेक्टर ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि हम अभी भी पुराने बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो ऑब्सोलीट से हो चुके हैं मेरे हिसाब से, और उसमें हम तो मुझे लगता है इंश्योरेंस, एक्सचेंजेस, ये ऐसे कुछ नए सेक्टर्स मार्केट में आ रहे हैं जो आने वाले टाइम में ग्रो ही करने हैं। जिस तरह की एक इतनी लिमिटेड, मतलब कई साल से हम देखते आ रहे हैं, इतनी लिमिटेड हाउस होल्ड सेविंग इस मार्केट में है, वो ग्रेजुअली कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्सचेंजेस में आएंगी। वॉल्यूम्स हमने बढ़ते हुए देखे हैं। सो येस, immediately there could be a disappointment because of the pricing of the issue, and हो सकता है कि कुछ अरसे तक हमारे को उसमें बहुत ज्यादा नहीं दिखे, बट अगेन डेफिनेटली फॉर विद लॉन्ग टर्म व्यू, क्योंकि एक्सचेंजेस ने ग्रो करना ही है कहीं ना कहीं हमारे को, लेकिन वो कब होगा, पेशेंटली इनमें निवेश करना चाहिए। और अगर लिस्टिंग के बाद कहीं डिप आता है, हो सकता है प्राइस करेक्शन जरूर है कि इमीडिएटली कोई गेन ना मिले या कुछ टाइम तक इतनी स्पाइक ना मिले, बट अगर प्राइस करेक्शन आता है तो उसमें ऐड करना चाहिए। सो आई थिंक इन स्टॉक्स में अगर आप अगले 1, 1.5 या 2 साल में देखेंगे, सो आई थिंक अच्छा गेन्स आपको मिल सकते हैं। तो बट नॉट विद शॉर्ट टर्म व्यू के मुझे इंस्टेंट लिस्टिंग पे गेन चाहिए। ओके, तो फिलहाल ये कॉल आपकी आती हुई इस IPO पे कोहली साहब आपकी क्या राय है, क्योंकि NSE के भी IPO की तैयारी है, तो ये पूरा का पूरा एक नया जॉनर है जो तैयार हो रहा है। जी हाँ प्रदीप जी, इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसा रीजन हम नहीं ढूंढ सकते कि क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, अब इशू सिर्फ यही रहेगा कि आपके पास अभी आने वाले समय में NSE अगले 1 महीने में आने वाला है, तो जो इन्वेस्टर है उसको चॉइस ये लेनी है कि किस में जाना है। सिर्फ एक ही चीज समझनी चाहिए कि NSE का साइज काफी बड़ा है BSE से, उनकी टर्नओवर कई गुना ज्यादा है BSE से, और वो ग्रोइंग, उनका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी को ये सोच के लगाना है तो वो NSE के लिए वेट करे, नहीं तो जैसा BSE वैसा ही NSE। अल्टीमेटली जितना ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा उतना इन सब एक्सचेंजेस को फायदा होगा। दूसरी चीज ये कि अभी MCX ऑलरेडी लिस्टेड है, तो अब ये आने वाले समय में जो स्केर्सिटी प्रीमियम है वो थोड़ा थोड़ा घटेगा, बट 3 एक्सचेंज आपको मिलेंगे एक्सचेंज ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। सो यू विल हैव इनफ ऑप्शंस। तो ऐसा नहीं है कि इसमें मिस हो गया तो आगे कुछ होगा नहीं। पहले MCX के टाइम में क्या था कि सिर्फ एक ही था, तो आपके पास स्केर्सिटी प्रीमियम था, अभी वो नहीं होगा। दूसरी चीज एक ये याद रखनी चाहिए कि इसमें वैल्यूएशन कोई काम नहीं करेगा, बिकॉज ये
एक तरीके की मोनोपोली है। BSE जो चाहे वो प्राइसिंग ले सकता है अपने ब्रोकर से, और आपको अगर ट्रेड करना है तो करना ही है, और NSE अगर फॉलो करेगा तो वो भी वही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 40 टाइम्स मल्टीपल है या 50 टाइम मल्टीपल है, दैट इज इमटीरियल। डायरेक्शनल कॉल ये है कि इस सेक्टर में आपको रहना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होने चाहिए। शॉर्ट टर्म हो सकता है पेन गेन आते रहेंगे, बट अगर आपने इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए तो ये सब एक्सचेंजेस आपको पैसा बना के देंगे। तो ये अच्छे स्टॉक्स आपकी जो पोर्टफोलियो में होने चाहिए उसमें हम इसको क्वालिफाई करें। पोर्टफोलियो वाले शेयर होंगे। BSE का इशू हम आपको बता दें 23 जनवरी को खुलेगा अगले हफ्ते, और इशू प्राइस जो है 805 से 806 का बैंड है। इस बीच एशियन पेंट एक स्टॉक, और इस पर रजत मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि 2.5% की तेजी दिख रही है इसमें, 960 पर ट्रेड करता हुआ। बीच में काफी एक्टिव हुआ था शेयर, अब फिर से हरकत आना शुरू हो रही है। यहां से आगे की चाल क्या रहेगी? देखिए, एशियन पेंट्स 975 की लेवल के ऊपर अगर चलना चालू करे तो इसमें फ्रेश बाइंग आने की संभावना है। वो बाइंग शॉर्ट कवरिंग जो लोग करेंगे उसी के चलते आएगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले करीबन 30 नवंबर के दिन वो एक हाई बनाया था 974 रुपये 80 पैसा, तो उसी के ऊपर जाने से फिर फ्रेश शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटीज है। ऐसा भी इसका मोमेंटम भी है और वी शेप रिकवरी दिखाया, तो करंट लेवल पे इवन इन्वेस्टमेंट बाइंग आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बाइंग की भी राय आपके लिए आती हुई। इसके अलावा इस वक्त अगर हम देखें 2-2.5 मिनट का वक्त है BTST के लिए, उसके पहले कुछ स्टॉक्स जहां पर हम उछाल आते हुए देख रहे हैं। ग्रीव्स कॉटन पे नजर आएगी पड़ेगी, और यहां पर आप अगर कुल वॉल्यूम देखें ऑलमोस्ट पूरे महीने का वॉल्यूम आज होता हुआ नजर आए। कोहली साहब, क्या आपकी नजर है इस पे? प्रदीप जी, अभी रिसेंटली में नहीं कवर कर रहे हैं, पहले कवर करते थे, पिछले 1-8 साल से इसमें ड्रॉप कर दिया था कवरेज हमने, तो अभी कोई व्यू नहीं दे पाए। एक स्टॉक जिसमें अच्छा उछाल इस समय आ रहा है वो है हीरो मोटोकॉर्प। इसमें रफ्तार अचानक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, 1% ऊपर है। जी हाँ, अभी अभी वो स्पाइक आया है और वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 3129 के लेवल, और ये डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। संदीप, खरीदेंगे? अर्षदा, बिल्कुल खरीदेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि 300, 3108, 3109 ये लेवल ब्रेक हुआ है, और कम से कम 3200 तक की मूव मुझे लगती है। एक 100 रुपए की मूव अपसाइड के लिए एक 30 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के आई थिंक एक रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है। एक और शेयर अगर आप देख सकें, स्पार्क सनफार्मा एडवांस रिसर्च, ये भी करीब 3-4% की तेजी दिखा रहा है, और काफी दिनों बाद इस तरह की चाल इसमें आई है। संदीप जी, हर्षदा, स्पार्क में भी पैटर्न काफी पॉजिटिव है, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है, और मुझे लगता है ये 340 का इसका अगला टारगेट है जो कि कल आ सकता है, और उसके ऊपर चले जाता है 343, 344, तो ये 360 का की तरफ चलेगा। तो पैटर्न काफी पॉजिटिव है। मैं 2-3 हफ्ते के व्यू से 10 to 12% अपसाइड देखता हूँ इसमें। ओके, कुछ और भी स्टॉक जो इस वक्त तेजी दिखा रहा है, सैटिन क्रेडिट केयर, फ्यूचर लाइफस्टाइल, बॉम्बे डाइंग, आइनॉक्स विंड, इन पे भी नजर रखी है मैंने। फाइनेंशियल्स, इन पर भी राय लेंगे। फ्यूचर लाइफस्टाइल और PTC इंडिया फाइनेंशियल, ये 2 स्टॉक्स जिन पर हमने अभी नजर डाली, ये नए हाईज पर, इनफैक्ट नए 52 वीक हाईज पर पहुंचे। इसके अलावा डेटामेटिक्स में नया हाई हो रहा है, ITDC में नया हाई बना है, और UPL जिसकी हमने पहले बात की, सभी में नए हाईज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बाजार अगर आप देखें 8400 के ऊपर जाने की कोशिश निफ्टी कर रहा है। निफ्टी बैंक 19100 के ऊपर नहीं निकल पाया है, लेकिन ब्रॉड मार्केट में ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां जबरदस्त वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है। लेकिन इस वक्त कौन से हैं वो स्टॉक्स जो आपको लेके जाना चाहिए, BTST या STBT? श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज के बाय कॉल दे रहे हैं, 1370 के टारगेट, 1310 के स्टॉप लॉस के साथ ACC पे। अगला BTST कॉल है उनकी ओर से, सोनाटा सॉफ्टवेयर, 215 के टारगेट और 200 पे स्टॉप लॉस। वहीं नीरव अखाड़िया की भी राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई। नीरव ने कहा है बजाज ऑटो में तेजी की पोजीशन आप लेकर चले, 3140 का टारगेट, 3045 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये फिलहाल राय आती है, लेकिन बहुत ऊपर के लेवल्स मेरे ख्याल में इन्होंने दिए हैं। टाटा स्टील भी इनके रेडार पर है, और यहां पर तेजी की पोजीशन, 462 का टारगेट, 448 का स्टॉप लॉस। रजत, क्या सलाह होगी, क्या स्टॉक्स चुने हैं आपने?
HCL टेक ले सकते हैं 844 और 849 का टारगेट मान के 832 का स्टॉप लॉस लगा के। इसके अलावा जो दो स्टॉक्स पहले आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, अभी का मोमेंटम देख के एशियन पेंट्स और हीरो मोटोकॉर्प दोनों ही लेके जा सकते हैं। कल के लिए काफी अच्छा मुनाफा बन रहेगा, ऐसा ही समझ में आता है। और वेदांत जो कि मेरा पोर्टफोलियो में है, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से आप इसको एसटीबीटी कर सकते हैं। फ्यूचर्स में लीजिए 240 रुपये 30 पैसा के ऊपर में स्टॉप लगा के 233.50, उसके नीचे भी जाए तो 231 तक भी कल के दिन देखने को मिल सकता है। ओके, तो यह है रजत की राय। एक शॉर्ट भी वेदांता पे आता हुआ। संदीप वागले साहब, आपकी क्या कॉल है? प्रदीप, मेरे दोनों BTST होंगे। पहला होगा M&M फाइनेंशियल्स, 295 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 303। और दूसरा होगा UPL, इसमें स्टॉप लॉस होगा 727, टारगेट होगा 753। ओके, तो यह है कॉल आपके लिए BTST और STBT के तौर पे, जिन पे आज आप इस वक्त दाव लगा सकते हैं। इस बीच निफ्टी बैंक तेजी से नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है, तो उस पर नजरें बनाए रखें। और कुछ स्टॉक्स जिनकी हमने चर्चा की थी उन पर एक कॉल लेते हैं। सैटिन क्रेडिट केयर, जहां पर हम आज करीब 2.5 गुना वॉल्यूम के साथ अब भी तेजी जारी होती हुई देख रहे हैं। सुबह से काफी एक्टिव है ये स्टॉक इनफैक्ट आज के दिन। कोहली साहब, आपकी कोई कॉल है? नहीं, सैटिन क्रेडिट हम लोग कवर नहीं करते हैं, क्योंकि ये सेम बिजनेस मॉडल है जो भारत फाइनेंशियल का है। और भारत फाइनेंशियल पर हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वो हमारा व्यू है कि वहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए हम उसको पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं करते। M&M फाइनेंशियल क्या आपके रेडार पर फिर आया है कोहली साहब? क्योंकि आज हमने देखा इसमें खरीदारी फिर जोर पकड़ रही है, 3.5% का उछाल। मुझे लगता है कि उसके नंबर्स तो खराब ही रहेंगे। ये जो आज कुछ मूवमेंट अपवर्ड दिख रहा है वो शायद इसलिए कि एक्सपेक्टेशन से बेटर नंबर आ गए तो क्या होगा। जैसे कि हमने देखा पिछले 2-3 फाइनेंस कंपनियों के जो भी नंबर्स आए वो सब थोड़े बेटर आए, तो जो ये आज से 1 महीना पहले एक ऐसा माहौल बना था कि भाई डिमोनेटाइजेशन की वजह से नंबर सारे खत्म हो जाएंगे, तो वो शायद नहीं दिख रहा है नंबर्स में। हालांकि हमारा व्यू वही है कि इन सब कंपनियों पे असर आएगा, भले ही इस क्वार्टर के नंबर्स में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट वो ऐसा नहीं है कि वो उसका इम्पैक्ट नहीं है। डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट तो होगा ही, वो अपने को कैसे दिखेगा वो ओवर द पीरियड हम देखने को मिलेगा नंबर्स में। तो आज का मूवमेंट स्टॉक का शायद उस वजह से है। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम M&M के लिए है वो कंटिन्यूअस ग्रॉस NPA बहुत ज्यादा है, 10% के ऊपर है, और उसमें कहीं कोई रिलेंटलेस नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर ऐसी इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है। तो आई थिंक वो जब तक उस इशू को सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा व्यू इसमें नेगेटिव ही बना रहेगा। फिलहाल हमारा रेटिंग नहीं है बट व्यू नेगेटिव है। ओके, DB रियल्टी एक स्टॉक, इस बीच आप देखिए करीब दुगने वॉल्यूम हो चुके हैं आज अब तक, और पिछले कुछ मिनटों में इसने करीब 6% का स्विंग दिखाया है, नुकसान से तेजी में आया है, 3-3.25% ऊपर है अब। रजत, इसके चार्ट क्या कहते हैं? DB रियल्टी क्या लेना चाहिए? देखिए, आप जो स्टॉक चुन रहे हैं उसका पैटर्न मॉडल सिमिलर है कि V शेप रिकवरी दिखा रहा है और एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल के आसपास अभी पहुंच चुके हैं। DB रियल्टी 42 रुपये के ऊपर सस्टेन करने से फिर 44 से 46 रुपया तक मिनिमम मूवमेंट दिखाएगा, ऐसा उम्मीद आप कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसमें पोजीशन बनाएंगे तो 40 के नीचे स्टॉप लगाइए, 4180 पे है, 44 से 46 तक 2 दिन में ऊपर चलेगा, ऐसा उम्मीद करके ले सकते हैं। आशु, ये जो कमोडिटी मार्केट में थोड़ा सा बिकवाली का दबाव आया है, उससे मेटल्स कुछ पिटने लगे हैं। कॉपर, जिंक हम देख रहे थे, यहाँ पर एक करेक्टिव मूव देखने को मिला इंटरनेशनल मार्केट में। इस पर आपकी क्या सलाह होगी? क्या इस मुनाफा वसूली में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पोजीशंस को हल्की करनी चाहिए, या फिर मौका ढूंढने इनमें खरीदारी करने का? हर्षदा, मुझे कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं लगती है। आई थिंक प्रदीप ने अभी मेंशन किया था कि निफ्टी में एक थकावट दिख रही है। आई थिंक थकान दिख रही है, तो थक तो रहा है लेकिन वो घट नहीं रहा। और मुझे लगता है कि आई थिंक पर्टिकुलरली अगर आप टाटा स्टील की बात करें तो इस एक्सपायरी के जो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं, एक तो डेफिनेटली जो पहले कुछ महीनों के PSU बैंक से जो वीक काउंटर्स थे वो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स बन चुके हैं। और जिन मेटल्स की भी आपने बात की, एक नॉर्मल करेक्शन है। ऑन द कॉन्ट्ररी में टाटा मोटर, टाटा स्टील और ये 2 स्टॉक्स तो ऐसे बोलूंगा, मुझे लगता है कि काफी ऊपर की एक्सपायरी कट सकती है। आई थिंक जिस तरह का मूवमेंट इन्होंने दिखाया, मुझे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग लगती है कि ये शॉर्ट्स इसमें ट्रैप हो चुके हैं और हम देखेंगे कि ऊपर का लेवल हमारे को दिख सकता है। सो आई थिंक एंड प्राइवेट बैंक्स इज ऑल्सो ए स्पेस एंड PSU बैंक्स इज अनदर स्पेस, जो मुझे लगता है कि जिस तरह से अपमूव दिखाया है, एक ब्रेकआउट दिया है और
और मार्केट के साथ आई मीन रिफ्यूजिंग टू गो डाउन, एक वीक सेक्टर रिफ्यूजिंग टू गो डाउन, तो मुझे ओवरऑल आई मीन निफ्टी व्यू पॉजिटिव लगता है। लास्ट वीक भी मैंने एक निफ्टी में बुल स्प्रेड दिया था 83, 8500, 1:2, उसमें 60 रुपए की कॉस्टिंग थी और आज वो उससे 90 रुपए से ज्यादा की कॉस्टिंग है, तो 30 रुपए मिल रहे हैं। अगेन प्रदीप, मैं आपकी कंजम्पशन के लिए बोलता हूं 8400 की कॉल बाय करके अगर 8500 की हम 2 बेचें तो 21 रुपए की कॉस्टिंग से अगेन एक बुल स्प्रेड बन सकता है। डाउन साइड में 21 रुपीज का लॉस और ऊपर 8600 तक हम सेफ है। और मुझे लगता है कि यहां से जो बायस है पॉजिटिव है, और जो स्टॉक्स ऊपर लेके जाएंगे वो पीएसयू बैंक्स लेके जाएंगे, प्राइवेट बैंक्स लेके जाएंगे। येस बैंक मुझे लगता है कि एक अच्छी और मूव यहां पे दे सकता है इस एक्सपायरी में। टाटा स्टील, हर्षदा जैसे आपने मेटल्स की बात की, मैं सेल के लिए तो नहीं बोलूंगा, बट टाटा स्टील बोलूंगा, टाटा मोटर बोलूंगा, हीरो मोटर कॉर्प, एशियन पेंट की बात चली थी। तो इतने स्ट्रांग काउंटर्स हैं कि मुझे लगता है कि अभी बायस पॉजिटिव है। तो ये छोटी मोटी चाहे वेदांता में करेक्शन हो या कुछ, मुझे लगता है कि बाय या डिप्स ही ढूंढना चाहिए, अभी कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। ओके, खरीदारी के ही मौके ढूंढने चाहिए, ये रहा है आपकी ओर से। लेकिन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आज ऊपर के लेवल से जिस तरह से पिटा है, रजत क्या लगता है आपको, अब आज शॉर्ट करना चाहिए क्या? देखिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो रिजल्ट को लोगों की उम्मीद था वो रिजल्ट तो ऑलरेडी वो देख चुके हैं, तो अभी नया क्या होगा इसी के चलते ये ऊपर से कुछ प्रॉफिट टेकिंग आ गया है। फिलहाल इसमें 522 से लेके 518 ये रेंज में डिमांड आ सकता है, मतलब इट्स अ सपोर्ट जोन। वो जब तक नहीं टूटता है फ्रेश सेलिंग करके कुछ खास फायदा होगा समझ में नहीं आता है। हमको फंडामेंटल परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगा, इतना कुछ नीचे आने से खरीदारी करने का ही सलाह देना चाहिए। डिप्स पर खरीदारी करने की सलाह एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। लेकिन एचयूएल, आईटीसी ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है खरीदारी हुई है। ब्रिटानिया भी रेडार पर आया था जहां पर एक तगड़ा स्पाइक बनता हुआ दिखाई दिया था। इन तीनों में कोई एक स्टॉक जहां पर आप खरीदारी करके जाना चाहेंगे संदीप? अर्षदा, तीनों में चूज करना है तो मैं एचयूएल के साथ ही जाना चाहूंगा। वॉल्यूम भी अच्छे हैं, मुझे लगता है 860, 870 की तरफ की मूव है। 840 का प्राइस चल रहा है, तो एक 25 से 30 रुपए की मुझे अपसाइड दिखती है, और इसमें स्टॉप लॉस लगभग 833 का होना चाहिए। आरकॉम पे देखिए आप, करीब 2% का एक स्विंग देखने को मिला है। हालांकि आज यहाँ पे रिलेटिवली वॉल्यूम अभी तक कम थे, अभी थोड़ा वॉल्यूम दिखाया और उसके साथ के उछाल आते हुए। रजत, आप कैसे देखते हैं इस चार्ट को? प्रदीप, ये आज के दिन तो डाउन, मतलब ये डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है। ये जो हो रहा है थोड़ा सा पुल बैक रैली हो रहा है, बट इसके लिए इवन फॉर द शॉर्ट टर्म मैं तो ये कहूंगा कि 32.5-33 के ऊपर सस्टेन किए बगैर कुछ खास मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखेगा ऐसा संभावना थोड़ा कम लगता है। आई वुड से सिंस इट इज अ कंफर्म डाउन ट्रेंडिंग काउंटर, सेल ऑन रैली शुड बी योर स्ट्रेटेजी। सुजलॉन पे क्या व्यू बदलने की जरूरत है? आशु, क्या आप इस पे नजर रखते हैं? जिस तरह से हम दिख रहे हैं इन दिनों स्ट्रेंथ, खबरें भी आ रही हैं कैपेसिटी की, ऑर्डर की, फंडिंग की। प्रदीप, आई थिंक डेफिनेटली आ रही है और पिछले 1.5 साल से चल रही है, और एक हर लेवल पे एक कंसोलिडेट करता है, थोड़ा सा अप मूव देता है। और मुझे लगता है वो पहले 22 पे हुआ था, फिर वो 18 पे हुआ था, फिर वो 16 पे हुआ, और आई थिंक अब वो 14 से अभी अप मूव देखी। सो आई थिंक नेट ऑन नेट अगर पिछले 1-1.5 साल में किसी ने भी ये व्यू लिया हो, और जनरली जिससे भी बात होती है सब बोलते हैं कि कंपनी में टर्न अराउंड है और ये लॉन्ग टर्म है, लेकिन अभी तक का तो मुझे लगता है ये 1 या 1.5 साल कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता, और नेट ऑन नेट किसी को कुछ गेन नहीं मिला। सो आई थिंक एज ए डिसिप्लिन इट इज टू फार फ्रॉम कन्विंसिंग के इसमें कुछ मेजर टर्न अराउंड लगता है या कुछ होगा। एक लेवल पे जब भी कंसोलिडेशन होता है थोड़ा सा मूव आता है, और जनरली लोअर प्राइस स्टॉक है तो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले लेते हैं, बट मैंने किसी को भी अभी उस गेंस में नहीं देखा, या बहुत लॉन्ग टर्म कुछ होगा। सो आई थिंक आई डोंट फॉल इनटू दैट ब्रैकेट। सो आई मीन एज ए डिसिप्लिन मैं कोई एक मीनिंगफुल इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहूंगा। ज्यादा एक्टिविटी यहाँ पर नहीं करना पसंद है आशु को। लेकिन स्टॉक्स जहाँ पर हम देख रहे हैं सेल साइड की पोजीशंस देखिए, आज डीसीबी जैसे काउंटर्स, पीसी जूलर, ऑफ कोर्स एचडीआई, ये सारे वो एक्टिव काउंटर्स थे जहां पर बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी। बीएमएल भी थोड़ा सा स्लिप करने लगा है। अदानी पोर्ट एक लूजिंग विकेट पर था। कोहली साहब, इनफैक्ट अदानी ग्रुप शेयरों में अब आपका रुझान क्या है? ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप अक्यूमुलेट कर रहे हैं,
क्योंकि कोई ऐसी क्लियर कट तेजी का ट्रेंड या फिर वेव दिखाई नहीं दे रही है इनमें। लॉन्ग टर्म के लिए तो उसमें कुछ है ही नहीं मेरे ख्याल से। लॉन्ग टर्म तो वो ये ग्रुप भी वहीं जाएगा जैसे जीवीए के, जीएमआर, जीवीके, वो सब ग्रुप हमने देखे हैं, तो वो सब उसकी बेस पे नहीं कॉल लेंगे। अदानी पोर्ट्स पे पर्टिकुलरली पॉजिटिव कॉल इसलिए है कि एक तो बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग दैट सेक्टर जहां पर कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है और रिक्वायरमेंट है हमारी, जो इंसिडेंटली वहां पर जो मिनिस्टर हैं वो बहुत एक्टिव हैं, वो काफ़ी काम कर रहे हैं उस फील्ड में, तो अदानी पोर्ट्स को उसका कुछ बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए पर्टिकुलरली ये सेक्टर स्टॉक जो है वो कुछ आपको थोड़ा 15-20%, 25% एक साल में रिटर्न 15-20% का दे सकता है। बट अगर हम कॉल लें कि किस तरीके का डेट है कंपनी के ऊपर और ग्रुप की बात करेंगे तो बाकी किसी भी स्टॉक पे हम लोग कॉल नहीं लेंगे, उनसे हम दूर रहने की सलाह देंगे। अदानी पोर्ट्स सिर्फ इसलिए कि पोर्ट्स में ज़्यादा लोग नहीं हैं और डिफिकल्ट है उसमें एंटर करना और वहाँ पे काम हो रहा है, तो उसमें थोड़ा आपको मूवमेंट मिल सकता है। कोहली साहब, पीटीसी इंडिया फाइनेंस नए हाई पे काफी तगड़े वॉल्यूम के साथ आज बंद हो रहा है। पीटीसी इंडिया फाइनेंस हमने बहुत समय पहले किया था, उसके बाद छोड़ दिया। मेनली हमको ये समझ में नहीं आता कि क्यों उसमें इतना मूव आता है, बिकॉज अगर पावर की फाइनेंसिंग करनी है और पावर तो हम सीधा पावर के सेक्टर की कंपनियां जहां पे हमें ट्रांसमिशन की कंपनियां हैं, जनरेशन की कंपनियां, हम उनको ही क्यों नहीं लें। और फाइनेंस का काम है तो वो तो एनबीएफसी बहुत सारे तरीके के हैं, तो पर्टिकुलरली पावर फाइनेंस, क्योंकि वहां पर क्या प्रॉब्लम है वही कि अब उदय के थ्रू आपने एक बार SEBs को दे दिया, तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में पैसा डालते हैं और फिर उसको 2-4-6 महीने या 1-2 साल के लिए लाइफ लाइन दे देते हैं। तो ये स्टॉक आप देखेंगे पिछले 10-15 साल की हिस्ट्री तो ऐसे ही दिखेगा, 2-4 साल 1-2 साल काम करेंगे, उसके बाद फिर वापस डेडलाइन में चले जाते हैं, फिर दोबारा उनको कोई गवर्नमेंट मिनिस्ट्री कुछ देगी, फिर लाइफ लाइन में आते हैं। तो मुझे मतलब स्ट्रक्चरली ये स्टॉक्स पसंद नहीं है, तो इसलिए हम लोग इनको कवर नहीं करते हैं। ओके, बाजार बंद होने में आखिर के 2 मिनट बाकी हैं। देखिए कैसी हो रही है आज की क्लोजिंग। 19,100 के ऊपर अब निफ्टी बैंक को देखना चाहते थे क्लोज होते हुए, वहां से करीब 60 पॉइंट नीचे है। निफ्टी 8,430 के ऊपर क्लोज होते हुए दिखता तो अच्छा होता, वो करीब 35-40 पॉइंट नीचे है। तो हम ऊपर के लेवल पर हमने आज दबाव काफी देखा। मार्केट ब्रेथ 50-50 के आसपास ही है, गिरने वाले शेयर शायद थोड़े से ज्यादा होंगे। कुल वॉल्यूम 3,70,000 करोड़ काफी अच्छा कहा जाएगा, लेकिन इसमें 20,000 करोड़ के आसपास कैश मार्केट का कुल कंट्रीब्यूशन है, जो शायद एवरेज ही कहलाएगा या थोड़ा सा बेहतर ये भी हम कह सकते हैं ओवरऑल आज के ट्रेड में। लेकिन चूंकि सारे इंडेक्सेस जब नीचे हो उस दिन वॉल्यूम अच्छा होना शायद अपने आप में बहुत अच्छा सिग्नल नहीं होता, लेकिन इंडेक्स स्टॉक्स खास तौर पे जिन पे आज हमने काफी हद तक हरकत देखी, रिलायंस नेगेटिव साइड में 5 गुना वॉल्यूम के साथ बिकवाली देखने को मिली और कोल इंडिया में बाइंग आई है आज एक्सिस बैंक, HUL, NTPC और एशियन पेंट्स, इन 4 दिग्गजों ने। जी हाँ, उन दिग्गजों ने कुछ नेशनल लेवल से सहारा देने की कोशिश जरूर की, लेकिन प्रदीप आप देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला और बैंकिंग काउंटर्स में ऐसे कई स्टॉक्स थे, स्पेशली दिग्गज निजी बैंक, HDFC बैंक आप देखेंगे, ICICI में कुछ मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफ कोर्स PSU साइड पर, SBI में हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दी। यही वजह है कि वो इंडेक्स करीब 67 अंकों की गिरावट पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन मिड कैप्स की सेहत थोड़ी सी बेहतर आप कह सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग मूव्स, ऑफ कोर्स रिजल्ट एक्शन में मैस्टेक में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी, लेकिन आप देखेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स, स्पार्क जैसे काउंटर्स, फर्टिलाइजर में नागार्जुना फर्टिलाइजर, फैक्ट जैसे स्टॉक से जिसमें तेजी बनती हुई दिखाई दी, मद्रास फर्टिलाइजर भागा, M&M फाइनेंशियल। तो अलग अलग तरीके काउंटर्स देखे गए हैं आज, जहां पर एक्शन जरूर रहा है खरीदारी का। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लोगों ने मिड कैप में अपनाई, लेकिन बाजार में ऊपरी लेवल्स पर फिर से हमने देखा मुनाफा वसूली हावी। हालांकि 8380 के लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ निफ्टी 8,389 के आसपास आज जाकर टिका है। तो यह क्लोजिंग आज की प्रोविजनल आंकड़े आपके लिए। 8,400 के नीचे निफ्टी 23-24 पॉइंट के नुकसान के साथ, सेंसेक्स में 70 पॉइंट की गिरावट और 62 पॉइंट की निफ्टी बैंक में। आज के इस क्लोजिंग को देखते हुए रजत क्या देख रहे हैं आप, आगे का रास्ता क्या अहम लेवल होंगे कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे?
निफ्टी के लिए ऊपर की अहम लेवल होगा 8,420 से लेकर 8,425 और नीचे के लिए अहम लेवल होगा 8,375 से लेकर 8,363। इसके 363 के नीचे चलने से 8,350 भी टूटने की संभावना तैयार हो जाएगा। लेकिन एक चीज कहना चाहिए प्रदीप की 8,300 जब तक कोई कारण से नहीं टूटता है तब तक नीचे की लेवल पर आप देखिएगा बाइंग ही आएगा। और जब तक 8,450 ठीक से क्लियरली तोड़ के ऊपर नहीं जाता है तो खास बाइंग देखने को नहीं मिलेगा। ये दायरे पे ही मूवमेंट होगा, ऐसे ही समझ में आ रहा है। ओके, तो यह है ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी फिलहाल आशु, लेकिन आप थोड़ा लंबा नजरिया रखकर बजट तक चलने वालों के लिए क्या स्ट्रैटेजी देखेंगे? नहीं प्रदीप, ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है कि बजट से पहले एक्सपायरी पे जो लॉन्ग पोजीशंस हैं एक बार वाइंड अप कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में मुझे इंडेक्स लगता है जिसमें ऑप्शंस के थ्रू बुल स्प्रेड बनाया जा सकता है। या स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात की जिसमें मैंने कहा लार्सन भी है, टाटा मोटर, टाटा स्टील, इवन एशियन पेंट या सिलेक्टेड पीएसयू बैंक्स, येस बैंक के 19 को नतीजे हैं, फेडरल बैंक के 19 को नतीजे हैं, तो मुझे लगता है एक सरप्राइज आ सकता है और ये पॉजिटिव रह सकते हैं। आई थिंक इनको लॉन्ग करके आपने एलआईसी की बात की, आई थिंक एलआईसी में आने वाले क्वार्टर्स में मुझे कुछ और आगे नया कुछ नहीं दिखता, स्ट्रेस दिखता है। सो आई थिंक एलआईसी इज ए शॉर्ट काउंटर, भारतीय टेली इज ए शॉर्ट काउंटर। सो अगर आपको पेयर ट्रेड बनाना हो तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मैंने मेंशन करके एलआईसी और भारतीय टेली को एसटीबीटी या शॉर्ट रख सकते हैं इसी एक्सपायरी में। और ये टाटा मोटर, टाटा स्टील, येस बैंक और कुछ पीएसयू बैंक इंक्लूडिंग पीएनबी, ओरिएंटल बैंक, ये हमें सरप्राइज कर सकते हैं एक्सपायरी में, क्योंकि अब जो अगले 4 या 5 दिन है वो टेक्निकल पोजीशंस और बजट एक्सपेक्टेशंस दोनों प्ले करेंगी, तो काफी अच्छा मूव मिल सकता है। लेकिन विद अ कैविएट कि एक्सपायरी तक जो लॉन्ग पोजीशंस उनमें प्रॉफिट बुक करके एक बार दूर रहना चाहिए। एंड पोस्ट बजट विल बी डिफरेंट व्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट को लेके पोस्ट डिमोनिटाइजेशन एक्सपेक्टेशंस फिर बिल्ट हो रही हैं, कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो जाए। बिल्कुल, तो ये डर जरूर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, आशु, कोहली साहब, संदीप और रजत। और अब आइए देखते हैं आज स्टॉक 2020 में हमारे कप्तानों का प्रदर्शन कैसा रहा। आज का दिन वॉलेटिलिटी भरा रहा, लेकिन अब देखिए हेमंत ने 2% के रिटर्न्स कमाए हैं और काफी दमदार परफॉर्मेंस से कहा जाएगा आज के दिन। नीरज की कमाई भी अच्छी है, करीब 1% तक के गेन इनके हाथ लगे। देख लेते हैं इनकी टीम कैसी थी, कौन से शेयर हमारे कैप्टन्स ने आज चुने सुबह सवेरे। यूपीएल 4% भागा, उत्तम गालवा हेमंत की टीम में शामिल, 3% की तेजी। रोटो पंप्स भी 3% ऊपर और मोनित इस्पात भी इस टीम का हिस्सा था, जहां पर 3% तक की बढ़त देखी गई। वहीं अगर आप नीरज की टीम देखें तो इसमें केएनआर कंस्ट्रक्शंस शामिल था। नीरज ने सुबह में ही हेवल्स में एक बिकवाली का कॉल दिया, वहां पर अच्छे रिटर्न्स इनके हाथ लगते हुए। मैक्सवेल इंडस्ट्रीज और सेल तेजी के खिलाड़ी। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बाजार का पूरा रिकैप आपके लेकर आएंगे मार्केट टॉप 20 में ब्रेक के बाद। नमस्कार।